नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में आने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कंप्यूटर के क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे थे। आज इस वीडियो में मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पर्यावरण शिक्षा के टॉपिक के क्वेश्चनों को डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आप पहले के मेरे वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, वहां से उन वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ निवेदन करते हैं आपसे कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए, 2 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपके यूपी इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम में कम से कम केवल इस वीडियो से आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट मिलेंगे। 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जलवायु कारकों में इनमें से क्या सम्मिलित होता है। तो जल अवयवी कारकों में इनमें से जो सम्मिलित होता है वो प्रकाश होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से पारिस्थितिकी का उप विभाग क्या कहलाता है। पारिस्थितिकी यानी इस वातावरण और इस स्थल मंडल पे सभी प्रकार के जीव जंतु के बीच में या उनके बीच समस्याओं का, उनके बीच परस्पर अध्ययन को पारिस्थितिकी अध्ययन कहते हैं। और ये पारिस्थितिकी अध्ययन किस विभाग से संबंधित होता है, तो इसमें सामुदायिक पारिस्थितिकी भी आती है, आबादी पारिस्थितिकी भी आती है और पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी भी आती है। यानी ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि इनमें जैविक घटक कौन सा होता है। तो जैविक घटक जो होता है अपघटक कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अपघटक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, की बैक्टीरिया पोषण के लिए इनमें से किस पर निर्भर करती है। बैक्टीरिया अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर करती है, तो ये जो होते हैं जितने भी मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उस पर ये बैक्टीरिया निर्भर होते हैं और साथ ही साथ अपरदक पर भी निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है मृत कार्बनिक पदार्थ, इस पर भी बैक्टीरिया निर्भर करता है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही होगा। और बी जो है अपरदक, ये भी सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सी दोनों सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कह रहा है कि स्वपोषी हरे पौधों द्वारा प्रति समय इकाई में संचयित या स्थिर ऊर्जा या जैविक पदार्थों की सफल मात्रा को पारिस्थितिकी तंत्र की ... कहते हैं। स्वपोषी होता है, एक परपोषी होता है। स्वपोषी में वे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, वो स्वपोषी होते हैं। परपोषी वे होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, तो ये जो होता है वो परपोषी होता है। जैसे परपोषी में जितने भी जीव जंतु हैं, मानव है, ये सब परपोषी में आएंगे। स्वपोषी में जो भी हरे पौधे हैं वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्वपोषी में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खुद अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन जीव जंतु जो हैं वो किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं।
तो इसका जो पूछा गया था इसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र का डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन जो है इसका ये उत्पादकता, स्वपोषी जो है ये उत्पादकता पे निर्भर करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्पादकता। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से किसे आवास से आशय होता है। आवास से आशय होता है तो भौतिक परिस्थितियाँ जो भी होती हैं, जितनी भी आती हैं, वो भौतिक परिस्थितियाँ आवास से संबंधित होती हैं, और रासायनिक परिस्थितियाँ ये भी आवास से आशय होता है, यानी उपरोक्त दोनों आवास से संबंधित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि पर्यावरण का प्रमुख सूचक इनमें से कौन सा होता है। पर्यावरण का प्रमुख सूचक, इस समय पर्यावरण का पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ इस वायुमंडल का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि पर्यावरण का मुख्य सूचक कौन होता है। तो ये जो सूचक है, जलवायु परिवर्तन की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे टेम्परेचर इसमें लगभग पिछले की मुकाबले कुछ बढ़ा ही है, तो ये जो घटनाएं आएंगी ये पर्यावरण का ही एक सूचक है। और भूतापन में वृद्धि, यानी इस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी को कह रहा है कि भूतापन में वृद्धि, ये जो भी है ये पर्यावरण के एक सूचक होते हैं। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि सामान्यतः उचाचवत का स्वरूप निम्न में से क्या है। सामान्यतः उचाचवत मतलब ऐसे स्थान जो सदैव एक हाइट हो, ऊंचाई पर हो, तो ये किस में होते हैं। जैसे पर्वत है, पर्वत में ऊंचाई होगी, अर्थात इसका स्थान जो होगा एकदम हाइट टू हाइट होगा। पठार वही कंडीशन है, मैदान वही कंडीशन है, अर्थात उचाचवत का सामान्यतः स्वरूप जो होता है ये तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले वायुमंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है और जलमंडल भी आता है। वायु मतलब इससे एयर की बात की जा रही है, स्थल मंडल यानी पृथ्वी के तल की बात की जा रही है, और जलमंडल पृथ्वी तल पर उपस्थित जल की बात की जा रही है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में इस तीनों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी का कितना भाग स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा कि इस पृथ्वी पर जो जल मंडल जो है वो 71% है और टोटल परसेंट 100 होता है। तो 100 में से जल मंडल का जो 71% एरिया है, इसमें से आप माइनस करेंगे तो 29% आएगा। तो 29% ही स्थल मंडल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 29%, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि भूपल्टी की सबसे ऊपरी परत मृदा इनमें से किससे बनी होती है। तो भूपल्टी पर जो पाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइड पाए जाते हैं। तो जितने भी खनिज पदार्थ हैं और साथ ही साथ उसमें कार्बनिक मटेरियल होते हैं, ये सभी इस पृथ्वी के भूपल्टी पर यानी ऊपरी परत पर पाए जाते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में जिक्र किया है कि पृथ्वी भूपल्टी की सबसे ऊपरी परत मृदा इनमें से किसकी बनी होती है। तो खनिज यानी मुख्यतः खनिजों की भी बनी होती है, और साथ ही साथ अपघटित
कार्बनिक पदार्थों की भी बनी होती है। ऑप्शन जो ए दे रहा है कि मुख्यतः खनिज की, इसकी भी होती है मात्रा, और अंशतः अपघटित कार्बनिक पदार्थों की भी मात्रा होती है, अर्थात तो दोनों की मात्रा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ए और बी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि हरे पौधों के लिए क्या आवश्यक है। हरे पौधे हैं जो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। तो उनके लिए आवश्यक जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत एक प्रकाश होता है, तो उनके लिए प्रकाश की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कौन सा रुख आवश्यक होता है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो वो रुख जो है सकारात्मकता का होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है सकारात्मकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे पेड़ पौधों की कटाई नहीं होनी चाहिए, प्रदूषण के लिए जो भी उत्तरदायी कारक है उनको नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी सकारात्मक पॉजिटिव वेव होते हैं, ये सभी पर्यावरण को सुरक्षित करने का एक सहायक रुख होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पॉजिटिव वेव। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि जल उष्मित होकर इनमें से किस रूप में वायु में विलीन हो जाता है। जल उष्मित होकर यानी जल जो है हीट होकर के वह वाष्प के रूप में बदलेगा, तभी तो इस वायुमंडल में वायु में विलीन होगा। तो जब हम जल को टेम्परेचर देते हैं 100 सेंटीग्रेड तक, तो 100 सेंटीग्रेड के बाद यह जल जो है लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में बदलने लगता है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं जल का क्वथनांक, जो कि 100 सेंटीग्रेड होता है। और इसमें भी बात वही कर रहा है कि जल उष्मित होकर यानी यही जल गर्म होकर किसमें वायु में विलीन हो जाता है। तो ये वो जो जल हुआ ये किससे किस में परिवर्तित हुआ, तो वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ। ऑप्शन जो ए है वो कह रहा है कि वाष्प कणों के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जल चक्र किस पर आधारित होता है। जल का जो चक्र है वो किस पर आधारित होता है, तो वो सौर ऊर्जा पे आधारित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सौर ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें कह रहा है कि अपघटनीय प्रदूषकों में इनमें से कौन सा सम्मिलित है। अपघटनीय प्रदूषक मतलब रासायनिक घटक इनमें से कौन कौन सा है जो वायुमंडल को प्रदूषित करने का कारण है। तो आर्सेनिक है, जो कि इस समय जल में जो भी हम हैंड पाइप से जल निकलता है उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत मात्रा में पाई जा रही है, तो वो एक आर्सेनिक जो है ये जल प्रदूषक का एक बहुत बड़ा कारण है। उसमें है कैडमियम, ये इस वायुमंडल में ही पाई जाती है। और पारा सीसा, ये जब भी कोई वाहन चलती है तो उसके सिलेंसर से जो धुआं निकलता है उसमें इसकी भी मात्रा होती है। तो ये जो तीनों प्रदूषक के कारक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ये सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि प्राथमिक प्रदूषक कैसे निष्कासित किए जा सकते हैं। मतलब प्राथमिक प्रदूषक जो है प्राइमरी पॉल्यूशन, उसको हम कैसे हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए जो होता है प्राकृतिक रूप से ही उसको हम प्राथमिक प्रदूषक को हटा सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए जो दिया है प्राकृतिक रूप से, यानी अधिक से अधिक पेड़ों का आरोपण करके, पेड़ अधिक से अधिक लगा करके हम प्राथमिक प्रदूषक को निष्कासित कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं। और दूसरी चीज़ मानवीय क्रियाकलापों से, मानव के प्रयासों से एक तरीके से हम प्राथमिक प्रदूषक को हटा सकते हैं। जैसे मानव के द्वारा कहीं पे भी
प्लास्टिक कचरे का नहीं जलाएं। तो ये जितने भी मानव के द्वारा उपयोग होने वाले रासायनिक, जैसे प्लास्टिक हुआ इस टाइप के, उसको हम जलाए नहीं, उसको कृत्रिम विधियों से नष्ट कर दें। तो ये भी जो होती है मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत प्राथमिक प्रदूषक को रोकने का एक कारण होता है। तो यहाँ कहा है कि प्राथमिक प्रदूषक कैसे निष्कासित होगी, तो प्राकृतिक रूप से भी होगी और मानवीय क्रियाकलापों से भी कम होगी, निष्कासित होगी। इसीलिए ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, ए और बी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। तो प्राइमरी जो प्रदूषक होता है वो CO होता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और सभी वाहनों के सिलेंसर के धुएं जब निकलते हैं तो उस धुएं में CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड की ही मात्रा उसमें सबसे अधिक होती है और प्राथमिक प्रदूषक का कारण यही होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है पैराक्विक्सिटी नाइट्रेन, ये नहीं होगा। बी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस समय आप देखते ही हैं वाहनों की संख्या ज़्यादा हो गई है और उससे के सिलेंसर से जो धुआं निकलता है उसी में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और यही एक प्राथमिक प्रदूषक का कारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 20 नंबर और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। 20 नंबर, इनमें से हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सा उत्तरदायी है। मतलब कि हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, निम्न में कौन सा उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4, ये होती है। बी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2, ये भी होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी होती है। अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो कारण है, उत्तरदायी कारक जो है, ये तीनों हैं। मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी फ्रिज इस समय प्रयोग किए जा रहे हैं उसी में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा निकलती है उसके गैस से। तो इससे इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो हानिकारक होती है O3, ओजोन लेयर जो होती है उसमें छिद्र करने का ये एक कारण बनती है CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन। इसीलिए इसकी मात्रा को अब घटाया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन को रखते हैं। बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके बीच हम लाएंगे और आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।